فوادا وفوادا. Assalamualaikum. Let's get to student and also Burinira project to Salon student. Thank you. Let's get to she can join class start. वालेकुम अस्सलाम सर. ग्रुप के शेअर करेले ओ बस सर बराबर છે. तो सर क्लास स्टार्ट तो बराबर सर बस क्लास बस स्टार्ट. जमा होता है दर्जी क्लियर. यस सर. ओके बस क्लास स्टार्ट हो सही है. अब तो जमा स्क्रीन तारी. यस सर. आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में जो है हम पढ़ेंगे कोर्सेज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज. तो उसमें जो पहला है हमारे पास बायोन्सी है. तो बायोन्सी क्या है? The tendency of a fluid to uplift a submerged body because of the upward thrust of the fluid is known as force of buoyancy or simply buoyancy. तो फ्लूइड की टेंडेंसी जो कि अपलिफ्ट करती है सबमर्ज बॉडीज को, यानी कि आप जब किसी भी लिक्विड के अंदर कोई बॉडी सबमर्ज करते हैं तो उसके ऊपर जो है लिक्विड अपलिफ्ट प्रेशर जो है फोर्स जो है अप्लाई करती है. ये अपवर्ड जो फोर्स है या थ्रस्ट है इसको कहते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी या सिंपली बायोन्सी. सिंपली मीन्स कि आप जब कोई भी बॉडी जब आप लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जाम्पल एक शीट ले लें आप लकड़ी का, ठीक है. उसको आप जब पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो आप महसूस करेंगे कि उसके ऊपर जो है नीचे से एक फोर्स लग रहा है जो उसको रोक रहा है नीचे जाने की. तो उस फोर्स को कहते हैं सिंपली बायोन्सी. इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. और ये जो फोर्स है ये हमेशा बराबर होता है जितना फ्लूइड जो है डिस्प्लेस होता है. यानी कि जब भी आप जो किसी लिक्विड में कोई बॉडी या सरफेस इमर्स करते हो तो वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है तो उतना फोर्स जो है नीचे से उस बॉडी के ऊपर जो है इन द फॉर्म ऑफ बायोन्सी फोर्स जो है लग रहा होता है. It will be interesting to know that if the force of buoyancy is greater than the weight of the body, it will be pushed up till the weight of the fluid displaced is equal to the weight of the body and the body will float. But if the force of buoyancy is less than the weight of the body, it will sink down. जब भी आप कोई बॉडी जो है किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हो तो वो जितना लिक्विड जो है डिस्प्लेस करता है, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट उसके ऊपर उतना जो है नीचे से बायोन्सी फोर्स जो है लगने लगता है. अगर ये दोनों फोर्स जो है बराबर होंगे तो आपकी बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करेगी. लेकिन अगर फोर्स ऑफ बायोन्सी जो है अगर कम है वेट ऑफ बॉडी से तो एज ए रिजल्ट जो है आपकी जो बॉडी है तो वो पानी के अंदर जो है डूब जाएगी. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ बायोन्सी. The center of buoyancy is the point through which the force of buoyancy is supposed to act. It is always the center of gravity of the volume of the liquid displaced. जो सेंटर ऑफ बायोन्सी है वो पॉइंट है जिस पॉइंट के थ्रू जो है बायोन्सी फोर्स जो है एक्ट करेगा और ये हमेशा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है. इन अदर वर्ड द सेंटर ऑफ बायोन्सी इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द इमर्स सेक्शन. जबकि दूसरे अल्फाज में आपके पास जो बॉडी आपने लिक्विड के अंदर इमर्स्ड की है तो उसके वॉल्यूम जो एरिया है तो उस एरिया के सेंटर है वो आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ बायोन्सी है. नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्शिमिडीज प्रिंसिपल है. ये आर्शिमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स whenever a body is immersed fully or partially in a fluid, it is buoyed up, is lifted up by a force equal to the weight of the fluid displaced by the body.
अकॉर्डिंग टू आर्चिमेडेस प्रिंसिपल हम जब भी कोई बॉडी को पार्शियली या होली जो है इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर, तो वो जो है लिफ्ट होती है वो बॉडी एक फोर्स के साथ जो कि इक्वल होता है उस लिक्विड के जो बॉडी जो है डिस्प्लेस करती है उसके वेट के बराबर होता है। यानी कि आप वही बात के आप जब भी कोई बॉडी जो है लिक्विड के अंदर इमर्स करते हो तो वो जो है कुछ ना कुछ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो जब भी आप कोई बॉडी इमर्स करते हो तो उसके ऊपर जो है नीचे से एक फोर्स लग रहा होता है जो कि वो फोर्स जो है उस वेट की उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है जो उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया होता है। Or in other words, whenever a body is immersed wholly or partially in a fluid, the resultant force acting on it is equal to the difference between the upward pressure of the fluid on its bottom and the downward force due to gravity. जबकि दूसरे अल्फाज में आप जब कोई बॉडी इमर्स करते हो होली या पार्शियली तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बराबर है डिफरेंस बिटवीन दी अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन इट्स बॉटम जो कि बायोन्सी फोर्स है और साथ ही साथ जो आपके पास डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है आपके पास बराबर है अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अपवर्ड फोर्स जो है वो लगाएगा आपके पास लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट जो कि इसको हम बायोन्सी फोर्स कहते हैं, जबकि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि इसका वेट है। नेक्स्ट है उसके ऊपर एग्जांपल है 5.1 स्टेटमेंट है अ यूनिफॉर्म बॉडी 3 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लोट्स इन वाटर if the depth of immersion is 0.6 meter what is the weight of the body। एक यूनिफॉर्म बॉडी है उसकी डायमेंशंस जो है गिवन है जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है। अगर उसकी डेप्थ ऑफ इमर्जन 0.6 मीटर है आपने जो है उसका वेट ऑफ द बॉडी जो है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन डेटा में लेंथ गिवन है 3 मीटर, वेट 2 मीटर, डेप्थ 1 मीटर गिवन है और टोटल डेप्थ ऑफ इमर्जन भी गिवन है 0.6 मीटर। सो आप इसे जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस को फाइंड कर लें। तो उसके लिए आप जो है पहले जो वॉल्यूम ऑफ दी सर्फ जो बॉडी है आपके पास उसका वॉल्यूम फाइंड कर ले तो वो बराबर है 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.6 मीटर। ये वॉल्यूम है आपके पास जो वाटर जो है डिस्प्लेस होगा बिकॉज ऑफ दी बॉडी। तो उसका जो लेंथ है बॉडी का वो 3 मीटर है, वेट जो है 2 मीटर है और 0.6 मीटर तक वो इमर्स हुआ है। तो जितने डेप्थ तक वो इमर्स हुआ है तो उतने डेप्थ तक जो है वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आया वो 3.6 क्यूबिक मीटर है, यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस बॉडी ने जो है डिस्प्लेस किया है। उसके बाद जो है वेट ऑफ बॉडी जो है आप फाइंड कर ले तो वेट ऑफ बॉडी आपके पास जो है बराबर है वाटर ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी कि जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा तो उसके वेट के बराबर जितना वाटर का वेट होगा उतना आपके पास बॉडी का वेट होगा। सो आपके पास जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है यानी कि जितना वाटर उस लिक्विड बॉडी ने डिस्प्लेस किया वो बराबर है 9.81 मल्टीप्लाई बाई 3.6, यानी कि आप जब वॉल्यूम को यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे सो आपके पास जो है टोटल वेट ऑफ दी बॉडी जो है आ जाएगा जो कि बराबर है 13.5 किलो न्यूटन की। तो ये हमारे पास आंसर है एग्जांपल नंबर 5.1 का। नेक्स्ट एग्जांपल 5.2। एग्जांपल 5.2 में स्टेटमेंट है फ्लोटिंग बॉय इन हार्बर इज टू बी असिस्टेड इन फ्लोटिंग अपराइट by a submerged weight of concrete attached to the bottom of the buoy. How many cubic meter of concrete weighing 83 kilonewton per cubic meter must be provided to get the net downward flow of 3.5 kilonewton from the weight? Take specific weight of seawater as 10 kilonewton per cubic meter. एक फ्लोटिंग बॉय है, ठीक है, जिसके साथ वो कह रहे हैं अगर हम उससे जो है हम डाउनवर्ड पुल जो है 3.5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड पुल जो है हम चाहते हैं कि वो लगाए अपने वेट के थ्रू, तो कितना क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट जो है हमने प्रोवाइड करेंगे। अगर कंक्रीट का यूनिट वेट जो है 23 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो तो कितना क्यूबिक मीटर यानी कितने वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर कंक्रीट हम प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास जो है वो इतना पुल जो है वो क्रिएट करेंगे, 3.25 किलोमीटर पुल जो है वो क्रिएट करेंगे। जबकि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो गिवन
है 10 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। तो पहले गिवन डेटा लिख लें। स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट गिवन है 23 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। डाउनलोड पुल जो है हमने जो है गिवन है 3.25 किलोमीटर। एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ओमेगा इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर आल्सो गिवन। So first of all, we know that weight of 1 cubic meter of concrete in C is equal to 23 minus 10 equal to 10.13 kilonewton per cubic meter. So आपके पास वाटर के अंदर अगर आपके पास यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 23 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, तो आपके पास वाटर के अंदर उसका जो वेट है वो बराबर होगा 13 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। जो बाकी 10 किलोन्यूटन है वो आपके जो यूनिट वेट ऑफ सी वाटर है वो के साथ जो है बैलेंस कर लेगा। आपके पास सिर्फ 13 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर जो है रह जाएगा। अब इससे आप जो है टोटल वॉल्यूम फाइंड कर ले, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो है डाउनवर्ड पुल ऑलरेडी गिवन है 13.25, इसको आप डिवाइड कर ले वेट ऑफ कंक्रीट इन वाटर से। सो यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट which should be provided to create a net pull of 3.25 kilonewton, and the volume of concrete is 0.25 cubic meter। यानी कि इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट जो है आपने जो है प्रोवाइड करना है ताकि आप जो है नेट डाउनलोड पुल जो है 3.25 किलोन्यूटन जो है वो क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट एग्जांपल 5.3, उसमें जो है एक वुडन ब्लॉक ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप इज फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन वाटर। If the density of water is 6.87 kilonewton per cubic meter, find the volume of water displaced and position of the center of buoyancy। आपके पास जो है डायमेंशन ऑफ वुडन ब्लॉक जो है गिवन है, जो कि फ्लोट कर रहा है हॉरिजॉन्टली इन वाटर। साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी गिवन है 6.87 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। हमने जो है फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड और साथ ही साथ पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बायोन्सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा में हम साइज ऑफ वुडन ब्लॉक जो है फाइंड कर लेते हैं, जो कि है 4 मीटर इन 2 मीटर इन 1 मीटर, और डेंसिटी ऑफ वुड जो है वो गिवन है 6.87 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वो फाइंड करने के लिए आप जो है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक फाइंड कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 4 × 2 × 1 इक्वल टू 8 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब आप इससे जो है वेट ऑफ वाटर जो अभी पास जो है इसका वेट है इस वुडन ब्लॉक का, वो आप फाइंड करें। तो वो फाइंड करने के लिए आप जो है इसको यूनिट वेट ऑफ वुडन ब्लॉक से जो है मल्टीप्लाई कर ले। सो यू विल गेट द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक व्हिच इज इक्वल टू 55 किलोन्यूटन। अब आप इससे जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस फाइंड कर लें, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जब आप वेट ऑफ ब्लॉक को जो है डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, so we will get the total volume of water displaced which is equal to 5.6 cubic meter। उसके बाद पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी जो है आप वो फाइंड कर लें। सो उसके लिए we also know that the depth of immersion is equal to volume divided by sectional area। टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस है उसको आप एरिया से डिवाइड कर ले, so you will get the total depth of immersion। यानी कि आपके पास जो है सेक्शनल एरिया गिवन है ऑलरेडी 4 मीटर लेंथ है, 2 मीटर आपके पास विड्थ है। तो आप अगर उसको टोटल वॉल्यूम को आप जो है एरिया से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट द डेप्थ ऑफ इमर्शन। यानी कि जो आपके पास जो तीसरा कंपोनेंट है डेप्थ है वो आपके पास आ जाएगा, जो कि बराबर है 0.7 मीटर के। अब आप इससे जो है आप सेंटर ऑफ बायोन्सी फाइंड कर ले। सो सेंटर ऑफ बायोन्सी इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 0.35 मीटर फ्रॉम द बेस। सो आपके पास जो टोटल सेंटर ऑफ बायोन्सी है वो आपके पास जो 0.7 है उसको आप डिवाइड बाय 2 कर ले, यानी कि आपके पास जो सेंटर है वो आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 0.35 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5.4, वुडन ब्लॉक ऑफ 4 मीटर into 1 meter into 0.5 meter in size and of specific gravity 0.75 is floating in water। Find the weight of concrete of specific weight 24 kilonewton per cubic meter and that may be placed on the block which will immerse the wooden block completely। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसके डायमेंशन जो है हमें गिवन है, साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है जो कि 0.75 के बराबर है। हमने जो है फाइंड करना है वेट ऑफ कंक्रीट जिसकी स्पेसिफिक वेट जो है गिवन है 24 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम इस ब्लॉक के ऊपर जो है रखेंगे ताकि वो इसको जो है कम्प्लीटली इमर्स कर सके लिक्विड के अंदर।
सो उस वो वेट ऑफ कंक्रीट जो है हमने फाइंड करना है। सो गिवन डेटा में हमारे पास साइज ऑफ ब्लॉक जो है गिवन है 4 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक गिवन है 0.75 और स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट गिवन है 4 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। लेट अस अज्यूम के हमारे पास जो W है वो बराबर है वेट ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन द वुडन ब्लॉक। जो W है वो बराबर है लेट वो आपके पास जो है वेट ऑफ कंक्रीट है जो कि रिक्वायर्ड है ताकि हम उसको जो है वुडन ब्लॉक के ऊपर जो है रख सके ताकि उसको कंप्लीटली जो है इमर्स कर सके लिक्विड के अंदर। Now we know that volume of wooden block is equal to 4 meter into 1 meter into 0.5 equal to 2 cubic meter। आपके पास जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो है अगर 2 क्यूबिक मीटर। अब आप इसे वेट ऑफ जो है वो फाइंड कर ले वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। सो उसके लिए आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर ले यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम से यू विल गेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ वुडन ब्लॉक उसको आप मल्टीप्लाई कर ले वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक से यू विल गेट द टोटल वेट ऑफ वुडन ब्लॉक व्हिच इज इक्वल टू 14.72 किलो न्यूटन। यहाँ पर पॉइंट जो है मिसिंग है लेकिन ये जो है 14.72 किलो न्यूटन है। सो नेक्स्ट जो है टोटल वेट ऑफ ब्लॉक आपके पास वुडन ब्लॉक टोटल वेट ऑफ वुडन ब्लॉक और कंक्रीट आपके पास बराबर हो जाएगा 14.72 प्लस वेट ऑफ कंक्रीट which is required to be placed on the wooden block जो कि W के बराबर है। So let this is equation 1. Now we also know that when the block is completely immersed in water, volume of water displaced is equal to 2 cubic meter। अगर आपके पास 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का वुडन ब्लॉक है अगर आप उसको कंप्लीटली इमर्स करोगे लिक्विड के अंदर तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है डिस्प्लेस करेगा वाटर से। सो आपके उसके ऊपर जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा जब एज अ रिजल्ट जब आप उसको कंप्लीटली इमर्स करोगे लिक्विड के अंदर तो उसके ऊपर जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा वो बराबर होगा 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2 के इज इक्वल टू 19.62 किलो न्यूटन। तो इतना जो है आपके पास अपवर्ड थ्रस्ट जो है उस बॉडी के ऊपर लगेगा आप 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वो वुडन ब्लॉक को इमर्स करते हो लिक्विड के अंदर। Let this is equation 2. Now equating the total weight of block and concrete with the upward thrust। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लें so you will get 14.72 plus W equal to 19.62 और इस 14.72 को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाएं so you will get W is equal to 19.62 minus 14.72 equal to 4.9 किलोन्यूटन। so इतना वॉल्यूम वेट जो है आपने जो है प्रोवाइड करना है जो कंक्रीट ब्लॉक आप प्रोवाइड करोगे उसका वेट जो है 4.9 किलो न्यूटन होना चाहिए तब ही जो है आपके पास जो वुडन ब्लॉक है वो उसको कंप्लीटली जो है इमर्स करेगा आपके लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है मेटा सेंटर। सो मेटा सेंटर व्हेनेवर अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड is given a small angular displacement it start oscillating about some point। This point about which the body start oscillating is known as मेटा सेंटर और इज कॉल्ड मेटा सेंटर। ठीक है, जब भी कोई बॉडी जो है फ्लोट करती है लिक्विड के अंदर और आप उसको जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हो तो वो जो है ऑसिलेशन जो है स्टार्ट कर लेती है टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टार्ट कर लेती है। तो जिस पॉइंट के साथ जो है जिस पॉइंट के थ्रू वो टू एंड फ्रो मोशन जो है या ऑसिलेशन स्टार्ट करती है उस पॉइंट कहते हैं मेटा सेंटर। और in other words the meta center may also be defined as the intersection of the line passing through the original center of buoyancy B and center of gravity G of the body and the vertical line through the new center of buoyancy B1 is shown in figure 5.1। या जो दूसरे अल्फाज में आपके पास जो मेटा सेंटर है वो जो है आपके पास लाइन है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है बिटवीन दी टू लाइंस जो दो लाइन जो है आपके पास जो दो लाइंस है यानी कि आपके पास ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ जो बायोन्सी पॉइंट है और ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आप इसको ऑसिलेशन देते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हो तो ये जो है ऑसिलेशन जो है स्टार्ट करती है टू एंड फ्रो मोशन। तो इसका जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ बायोन्सी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर उधर जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये टू फ्रो मोशन जो है सारा जो है स्टार्ट कर देता है। सो आपके पास जो न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बायोन्सी है अगर उसको भी आप ट्रेस आउट कर लें और जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बायोन्सी है उसको भी आप एक लाइन से ट्रेस आउट कर लें
तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन जो है मीट करेंगे उस पॉइंट को कहते हैं मेटा सेंटर। नेक्स्ट है मेटासेंट्रिक हाइट। The distance between the center of gravity of the floating body and the metacenter, that is distance gm as shown in figure 5.1, is known as the metacentric height. जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो आपके पास जो है डिस्टेंस है बिटवीन मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर मेटासेंटर के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। As a matter of fact, the metacentric height of a floating body is a direct measure of its stability, or in other words, more the metacentric height of floating body, more it will be stable. In modern design offices, the metacentric height of a board or ship is accurately calculated to check its stability. Some values of the metacentric height are given below. मर्चेंट शिप्स के लिए जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो अप टू 1 मीटर जो है रखा गया है। सेलिंग शिप्स के लिए अप टू 1.5 मीटर, बैटल शिप्स के लिए 2 मीटर और रिवर क्राफ्ट जो है उसके लिए जो है अप टू 3.5 मीटर जो है रखा गया है। जितना मेटासेंट्रिक हाइट आपके पास ज़्यादा होगा उतना आपका जो सरफेस है उसकी जो है स्टेबिलिटी है, जो फ्लोटिंग है, जो बॉडी आपके सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है तो सरफेस की स्टेबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा होगी, और जितना जो है मेटासेंट्रिक हाइट कम होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी जो है कम होगी। सो आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जितनी आपके पास जो है इम्पोर्टेंस ऑफ शिप्स जो है ज़्यादा होती जाती है उतनी उसकी मेटासेंट्रिक हाइट जो है ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। A body is said to be in equilibrium when it remains in steady state while floating in a liquid. आपके पास जो भी बॉडी है उसको वो तब इक्विलिब्रियम में तस्वर की जाएगी अगर वो रिमेन्स रहती है स्टेडी स्टेट में जब वो फ्लोट करती है लिक्विड के अंदर। यानी कि जब वो कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर फ्लोट करती है और उसमें वो जो है स्टेबल रहती है, उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फॉलोइंग आर द थ्री कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के। फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? A body is said to be in a stable equilibrium if it returns back to its original position when given a small angular displacement. This happens when the metacentric height is higher than the center of gravity of the floating body. जब भी आप किसी बॉडी को जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोवाइड करते हो और वो वापस अपने पोजीशन के ऊपर आ जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये तब होता है जब आपके पास जो मेटासेंट्रिक हाइट है, मेटासेंटर है वो हायर हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्लोटिंग बॉडी। Second है unstable equilibrium. A body is said to be an unstable equilibrium if it does not return back to its original position and heels further away when given a small angular displacement. This happens when the metacenter is lower than the center of gravity of the floating body. जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस केस में अगर आप किसी भी बॉडी को जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हो तो वो जो है वापस अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं आएगी, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये तब होता है जब आपके पास जो मेटासेंटर है वो नीचे हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उस केस में आपके पास जो कंडीशन होगी वो अनस्टेबल कंडीशन होगी। थर्ड जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। बॉडी सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट occupies a new position and remains at rest in this new position when given a small angular displacement. This happens when the metacenter coincides with the center of gravity of the floating body. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में जब भी आप किसी बॉडी को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोवाइड करते हो तो वो जो है एक न्यू पोजीशन को जो है ऑक्युपाई कर लेता है और उसी पोजीशन के ऊपर जो है रेस्ट कंडीशन में जो है रहता है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये तब होता है जब आपका मेटा सेंटर जो है कोइंसाइड कर जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ऐसे कंडीशन के ऊपर आपके पास जो इक्विलिब्रियम है उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर 3 है, सॉरी जो लेक्चर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूँ। जी
किसी का कोई क्वेश्चन? काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना किया करें ताकि जो है अकॉर्डिंग टू स्टफ ना। अच्छा, जासिफ का कोई सवाल नहीं है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक? अच्छा, मुबक्कर का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अशरफ खान, फवाद तारिक, असजद खान, इमरान खान, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है? ओके, तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर लें, आपका क्लास जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ताकि मैं मीटिंग को जो है एंड कर सकूँ। काइंडली लीव दी क्लास।